गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सेल विभव के बारे में पढ़ा था, जिसमें जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के रूप में दिए गए हो तो सेल विभव को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था कि जब दोनों इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दिए गए हो तो सेल विभव को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई आर माइनस ई एल। ये ई आर क्या था, राइट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव था, और ई एल क्या है, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, तो जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दिए गए हो तो हम सेल विभव को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दिए गए हो, जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव के रूप में दिए गए हो तो हम ई सेल को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई एल माइनस ई आर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव के रूप में दिए गए होते हैं, और ये है जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के रूप में दिए गए होते हैं। अब तीसरा क्या है कि ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड का विभव ऑक्सीकरण विभव के रूप में और अपचयन इलेक्ट्रोड का विभव अपचयन के रूप में, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड का विभव ऑक्सीकरण विभव के रूप में और अपचयन इलेक्ट्रोड का विभव अपचयन के रूप में दिया गया हो तो हम सेल विभव को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो हम सेल विभव को इस प्रकार से दर्शाते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव का योग हो जाएगा ई एल प्लस ई आर, ई एल प्लस ई आर। तो क्या है, जब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण विभव के रूप में और अपचयन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के रूप में दिया गया हो तो हम ई सेल को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मानक सेल विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव के संयोजन द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये क्या है, सेल विभव है। इस सेल विभव को किससे ज्ञात किया है, दोनों इलेक्ट्रोड विभव के संयोजन द्वारा ज्ञात किया है। ठीक है, अब मानक सेल विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव के संयोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो मानक सेल विभव इस समीकरण से, जब दोनों ही इलेक्ट्रोड किससे दिए हुए हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड अपचयन विभव के रूप में दिए गए होते हैं, तो मानक सेल विभव को हम किस तरह से दर्शाएंगे। ये है सेल विभव। अब मानक सेल विभव ई नोड सेल क्या है, ई नोड सेल, इसको किस तरह से दर्शाएंगे, ई नोड आर माइनस ई नोड एल। ठीक है, ये क्या है, मानक सेल विभव ई नोड सेल है, जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव अपचयन के रूप में दिए गए हो, जब दोनों ही इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव के रूप में दिए गए होते हैं तो मानक सेल विभव को हम किस तरह से दर्शाते हैं, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड आर माइनस ई नोड एल। ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड आर माइनस ई नोड एल। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल विभव को प्रभावित करने वाले कारक। सेल विभव को प्रभावित करने वाले कारक, सेल विभव को कैसे प्रभावित करते हैं या कौन सा कारक सेल विभव को प्रभावित करते हैं, तो हम देखते हैं। सेल विभव को प्रभावित करने वाले कारक, सेल विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए मानक सेल विभव क्या होता है, मानक सेल विभव क्या होता है, ई नोड सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोड आर माइनस ई नोड एल।
मानक सेल विभव क्या होता है? ई नोड सेल। मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक सेल विभव। मानक सेल विभव क्या होता है? मानक सेल विभव होता है ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड आर माइनस ई नोड एल। ठीक है, अब मानक सेल विभव जो है वो मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है। ये जो मानक सेल विभव है, ये मानक सेल विभव जो है वो मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है। और मानक परिस्थितियां कौन कौन सी होती है? मानक परिस्थितियां, मानक परिस्थितियां कौन कौन सी है? तो देखिए मानक परिस्थितियां, मानक कंसंट्रेशन कौन सी है? क्या हो? जब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो? 1 मोल पर लीटर हो। फिर दूसरा टेम्परेचर, तापक्रम कितना होना चाहिए? तापक्रम होना चाहिए 298 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है? मानक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर तीसरा दाब, दाब कितना होना चाहिए? 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो सेल विभव को ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। एक तो सांद्रता, दूसरा तापक्रम और तीसरा कौन सा है? दाब। पहला सांद्रता, दूसरा तापक्रम और तीसरा कौन सा है? दाब है। जो ये क्या कहलाती है? मानक परिस्थितियां कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मानक परिस्थितियां कहलाती है। और मानक परिस्थितियों में मानक सेल विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अब इन तीनों, ये तीनों कारक जो है वो सेल विभव को प्रभावित करते हैं। अब इन तीनों कारकों में परिवर्तन द्वारा सेल विभव में या सेल विभव पर होने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के लिए नर्स्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है। इन तीनों कारकों में परिवर्तन द्वारा, इन तीनों कारकों में परिवर्तन द्वारा सेल विभव पर होने वाले प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हम नर्स्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे नर्स्ट समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी लगाएंगे? नर्स्ट समीकरण या नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट समीकरण या नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट समीकरण या नर्स्ट इक्वेशन। इस समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड या किसी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में सेल विभव ज्ञात किया जाता है। नर्स्ट समीकरण के द्वारा, नर्स्ट समीकरण के द्वारा किसी इलेक्ट्रोड या सेल अभिक्रिया में होने वाली, किसी इलेक्ट्रोड या सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में क्या निकाला जाता है? सेल विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन का उपयोग सेल विभव ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट समीकरण किसी इलेक्ट्रोड या नर्स्ट समीकरण द्वारा किसी इलेक्ट्रोड या सेल में, इलेक्ट्रोड क्या होता है? आप सबको पता है, इलेक्ट्रोड होता है अर्ध सेल। क्या होता है? अर्ध सेल। तो किसी अर्ध सेल या सेल में होने वाली, किसी अर्ध सेल या सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा, के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा
किसी इलेक्ट्रोड या सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी के रूप में सेल विभव ज्ञात किया जाता है, के रूप में सेल विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर नाश इक्वेशन की सहायता से क्या क्या निकाला जाता है? एक तो इलेक्ट्रोड का विभव, या हम कह दें कि सेल विभव, इलेक्ट्रोड का विभव या फिर सेल का विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड का विभव या फिर सेल का विभव, उत्क्रमणीय सेल का विभव और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात की जाती है। नष्ट समीकरण की सहायता से इलेक्ट्रोड का विभव, उत्क्रमणीय सेल का विभव और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ज्ञात की जाती है, और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है वो ज्ञात की जाती है। अब नष्ट समीकरण जो है वो निम्न इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए वह सेल अभिक्रिया के लिए प्रयोग में ली जाती है, जिसमें से पहली है नष्ट समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए और सेल अभिक्रिया के लिए निम्न प्रकार से प्रयोग में ली जाती है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमेशा अपचयन के रूप में लिखी जाती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन के रूप में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखा जाना अनिवार्य है, चाहे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण ही क्यों ना हो रहा हो, तो भले ही अपन को क्या दिया हुआ हो, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो, और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो भी हमको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर भी कौन सी अभिक्रिया लेनी है, अपचयन अभिक्रिया लिखनी है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को हमेशा अपचयन के रूप में लिखा जाना चाहिए। इससे पहले हमने जब चिन्ह निरूपण पढ़ा था तो उसमें हमने कौन सा सेल लिया था, डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था, और उसमें हमने लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया ली थी, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर ली थी ना, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर भी हमने अपचयन अभिक्रिया ली थी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn। ठीक है, ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखा जाना अनिवार्य है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखा जाना अनिवार्य है, चाहे लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण ही क्यों ना हो। हालांकि लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को हमेशा नष्ट समीकरण के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर नष्ट समीकरण के लिए और चिन्ह निरूपण में और लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के रूप में लिखा जाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर और राइट इलेक्ट्रोड पर वैसे भी अपचयन ही होता है, तो उसको अपचयन अभिक्रिया के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन M बन जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अपचयन के रूप में लिखा जाना अनिवार्य है। फिर हम सेल की बात करें तो सेल विभव ज्ञात करने के लिए
प्रयुक्त सेल अभिक्रिया सामान्य अभिक्रिया के रूप में होनी चाहिए। सेल विभव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सेल अभिक्रिया सेल विभव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सेल अभिक्रिया सामान्य अभिक्रिया में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सेल अभिक्रिया कैसे होगी? देखो, जब हम दो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड यानी कि अर्ध सेल, जब हम दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है? एक सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। जब दो इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को जोड़ा जाता है तो एक सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब सेल विभव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सेल अभिक्रिया सामान्य रूप में प्रयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम डैनियल सेल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो दोनों इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही थी, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और अपचयन इलेक्ट्रोड पर, दोनों ही जो सेल अभिक्रिया या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो रही थी, उन दोनों को जोड़कर हम एक सेल अभिक्रिया निर्मित करते हैं। उन दोनों को जोड़कर सेल अभिक्रिया निर्मित करते हैं। तो देखिए क्या था डैनियल सेल, एक तो देखो ये था Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा था? Zn सॉलिड। ठीक है, ये क्या है? एक्वस है। दूसरा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा था? Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगी? डैनियल सेल का इन दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमको एक सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो देखिए Cu Zn प्लस Cu2 प्लस क्या बना रहे हैं? Zn2 प्लस Cu सॉलिड। ये एक्वस है और ये एक्वस है और ये है सॉलिड। जब हम नॉर्मल डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखिए, ये डैनियल सेल की दोनों इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होती है? एक सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमको एक नॉर्मल या सामान्य सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है, तो सेल विभव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सेल अभिक्रिया सामान्य अभिक्रिया के रूप में होनी चाहिए। तो ये क्या है? डैनियल सेल है। डैनियल सेल का एग्जांपल है, क्या है? Zn प्लस Cu2 प्लस और क्या बना रहे हैं? Zn2 प्लस और Cu इलेक्ट्रोड। अब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का यूज करते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या होता है? देखिए, Q इज इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। यहाँ पे P क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। अपॉन नीचे R क्या है? क्रिया कारक रिएक्टेंट है। क्रिया कारक या रिएक्टेंट है। तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से Q इज इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, और P क्या है? उत्पाद है और ये R क्या है? यहाँ पे क्रिया कारक है। और Q क्या है? ये Q क्या है? अभिक्रिया गुणांक है। क्या है Q? अभिक्रिया गुणांक। Q क्या है यहाँ पे? अभिक्रिया गुणांक के रूप में है। ठीक है, Q क्या है यहाँ पे? अभिक्रिया गुणांक के रूप में है। अब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में नॉन्स समीकरण को हम किस तरह से दर्शाते हैं वो देखते हैं।
चलिए पहले तो हम जो हमने लास्ट सेल अभिक्रिया लिखी थी क्या थी, Zn प्लस Cu2 प्लस क्या बना रहे थे, Zn2 प्लस Cu। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हम Q की वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या है, पहले उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद क्या है यहाँ पे, Zn2 प्लस और Cu है। क्या है उत्पाद यहाँ पे, Zn2 प्लस और Cu है। तो देखिए Zn2 प्लस एक्वस और क्या है Cu सॉलिड अपॉन क्रिया कारक क्या है यहाँ पे, क्रिया कारक क्या है Zn प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, तो Zn सॉलिड एंड Cu2 प्लस एक्वस। तो इस अभिक्रिया के लिए ये जो Q है अभिक्रिया गुणांक, उसको हमने किस तरह से दर्शाया, ये उत्पाद है और ये क्या है, क्रियाकारक है। तो उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। अब हम देखेंगे कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में नॉल्स समीकरण किस प्रकार होती है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में नॉल्स समीकरण, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में नॉल्स समीकरण। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में नॉल्स समीकरण। तो देखिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड माइनस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड माइनस आर टी एल एन क्यू। और क्यू क्या है, हम सब जानते हैं, ये क्या है, अभिक्रिया गुणांक है। और डेल्टा जी क्या है, ये दी गई परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा जी क्या है, दी गई परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा जी नोड क्या है, डेल्टा जी नोड है मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। डेल्टा जी नोड क्या है, मानक परिस्थितियों में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि ऊष्मागतिकी के अनुसार सेल विभव E उपयोगी कार्य डेल्टा जी में कमी के समानुपाती होता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार सेल विभव E उपयोगी कार्य डेल्टा जी, सेल विभव E जो है वो उपयोगी कार्य डेल्टा जी में कमी के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई। क्या है, ऊष्मागतिकी के अनुसार सेल विभव E उपयोगी कार्य डेल्टा जी में कमी के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एन एफ ई। तो इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। और डेल्टा जी नोड क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड। क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोड। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3। डेल्टा जी नोड क्या आया, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड, और इसको लगा लिया समीकरण नंबर 3। अब ये जो 2 और 3 के मान है, समीकरण 2 और 3 के जो मान है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 1 का 2 का मान क्या है, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड बराबर क्या है, माइनस एन एफ ई नोड, फिर क्या है माइनस आर टी एल एन
माइनस RT-ln-Q। तो माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नोड प्लस, वहां पे देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये क्या आया, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नोड प्लस RT-ln-Q, प्लस RT-ln-Q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, देखिए इसको सॉल्व करने पर आता है E इज इक्वल टू E नोड माइनस RT अपॉन NF ln-Q, माइनस RT अपॉन NF इंटू ln-Q, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, देखिए E इज इक्वल टू E नोड माइनस RT अपॉन NF ln-Q, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, लॉग में चेंज किया, तो देखो क्या आता है, E इज इक्वल टू E नोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये R क्या है, R है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R क्या है, R है, यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और F क्या है, F है फेराडे कांस्टेंट, F क्या है यहाँ पे, फेराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 500 कूलाम। F क्या है यहाँ पे, फेराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 500 कूलाम। और T क्या है, T है टेम्परेचर 200, जिसका मान है 298 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के मान इस समीकरण में रखेंगे, इन तीनों के जो मान हैं हम इस समीकरण में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या आता है अपने पास, देखिए इन तीनों के मान इस समीकरण में रखने पर देखिए क्या आता है, E इज इक्वल टू E नोड माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q, ठीक है। क्या आया अपने पास, E इज इक्वल टू E नोड माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग Q। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यही क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन है, यही क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव दोनों को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये जो इक्वेशन आई है नॉन्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पे n क्या है, n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है यहाँ पे, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। फिर अब n का मान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए क्या होता है, देखो n का मान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए कैसे निकालते हैं, n का मान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में n का मान ऑक्सीकरण या अपचयन दर्शाने वाले तत्व के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन के बराबर होता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में n का मान ऑक्सीकरण या अपचयन दर्शाने वाले तत्व के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे H2
किसमें चेंज हो रहा है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 2 है। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, इसी तरह से Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, Ag बना रहा है। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी तरह से Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, Cu प्लस बना रहा है। यहाँ पे भी N की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में N का मान ऑक्सीकरण या अपचयन दर्शाने वाले तत्व के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन के बराबर होता है। अब सेल अभिक्रिया में N का मान कैसे निकालते हैं। सेल अभिक्रिया के लिए N का मान रस समीकरण वित्तीय रूप से संतुलित अभिक्रिया से ज्ञात किया जाता है। रस समीकरण वित्तीय रूप से संतुलित अभिक्रिया से ज्ञात किया जाता है। जैसे डेनियल सेल के लिए अपन ने संतुलित अभिक्रिया कैसे लिखी थी, Zn प्लस Cu2 प्लस क्या बना रहे थे, Zn2 प्लस Cu। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो सेल अभिक्रिया में N का मान रस समीकरण वित्तीय रूप से संतुलित अभिक्रिया से ज्ञात किया जाता है। तो अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे क्या है, N की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम N की वैल्यू निकालते हैं सेल अभिक्रिया के लिए और इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।